इसको तो खत्म करके जाए ना पहले। आज आज कितने हुए बड़ा? 4 5 6 7, अच्छा आज भी 4 है, लेकिन आगे एक बड़ा चैप्टर है बस। 8। वो बिल्कुल डायरेक्टर की तरह है, एक दिन में जान खाने वाला। दरअसल ना पहले मैं ना रिवीजन में कोशिश करता कि बस कोई बात करके, अब मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये सब। क्योंकि यहाँ पे ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो बैठे हुए हैं ना बीच में, ये जो फास्ट ट्रैक की है, तो मुझे इनकी भी फिक्र है, चला इनकी तरह थोड़ी सी और बेहतर से रिवीजन हो जाएगी। नहीं तो वैसे तो अब लास्ट टाइम भी हमने रिवीजन की हुई है, पड़ी हुई है वहाँ पे यूट्यूब के ऊपर, वो एज पर शेड्यूल हमने पूरी कर दी थी। लेकिन इस दफा शायद थोड़ी सी मैं बातें बता रहा हूँ। ले बेटा, चैप्टर नंबर 7 मॉर्गेजेस एंड चार्जेस। मेरे बच्चे ये चैप्टर नंबर देखिएगा। पहले देखिए, कह रहा है बोरोइंग पावर टू बी पार्ट ऑफ मेमोरेंडम। कह रहा है जब हमने मेमोरेंडम की क्लॉजेस डिस्कस की थी, उसमें सारी क्लॉजेस डिस्कस कर ली थी, जैसे नाम था, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज थी, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज, ऑथराइज कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी या अंडरटेकिंग या सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ये सारी क्लॉजेस थी। जब हमने क्लॉजेस सारी पढ़नी तो हमें पता चला हो इसमें बोरोइंग क्लॉज तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या कंपनी उधार नहीं दे सकती? तो लॉ ने फिर इसको क्लियर कर दिया कि भैया देखो, बोरोइंग क्लॉज बीच में ऐड करने की जरूरत ही नहीं। कंपनी जिस दिन बन जाती है, इंसान बन गई, इंसान जिस दिन बन गई, जिनके रजिस्टर्ड होगी, तो इंसान, इंसान के बाद वो जब मर्जी उधार ले ले, उसको किसी तरह का कोई मसला नहीं, कहीं पे लिखने की जरूरत नहीं। तो बोरोइंग पावर टू बी पार्ट ऑफ मेमोरेंडम का मतलब क्या है? अगरचे मेमोरेंडम में बोरोइंग पावर नहीं लिखी, फिर भी हम समझेंगे मेमोरेंडम में लिखी हुई है कि कंपनी उधार ले सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी है। रिस्ट्रिक्शन किसके लिए है? वो कंपनी जो, जैसे आज अगर एक पब्लिक कंपनी हमने इनकॉर्पोरेट की है, मेरे बच्चे आज एक पब्लिक कंपनी हमने इनकॉर्पोरेट की है, और आज तारीख 19 फरवरी को एक पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। इस पब्लिक कंपनी को मेरे बच्चे, आपको पता है कि इसको खाली सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन काफी नहीं होता, अपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज और बोरोइंग पावर को यूज करने के लिए इसको मेरे बच्चे क्या करना पड़ेगा? अभी एक मजीद सीसीबी लेना पड़ेगा, सीसीबी लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी लेना पड़ेगा। मान लो कि इसको सीसीबी मिला है 30 जून 2024 को जाके, और इसको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया था इसको 19 फरवरी 2024 को। ये मेरे बच्चे, ये उधार कब ले सकती है जाके? 30 जून 2024 24 से ऑनवर्ड ये उधार ले सकती है। यानी कि जो पब्लिक कंपनी, उसके लिए खाली इनकॉर्पोरेशन काफी नहीं होगी उधार लेने के लिए, उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी चाहिए होगा। उसके अलावा जो बाकी कंपनी जिनको सीसीबी नहीं चाहिए, वो इनकॉर्पोरेशन के फौरन बाद उधार ले सकती है। याद रखोगे इस बात को कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ये किस कंपनी के लिए? जिसको सीसीबी चाहिए, तो सीसीबी लेगी तो फिर वो आगे उधार ले सकती है। बेटा उसके बाद अल्ट्रा वाइज बोरोइंग। अल्ट्रा वाइज बोरोइंग का मतलब क्या? अल्ट्रा हमने डिस्कस किया था, अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, और वाइज का मतलब क्या होता है? पावर। इसका मतलब क्या हुआ? बियॉन्ड पावर उधार, ऐसा उधार जो औकात से, अथॉरिटी से बाहर लिया जा रहा है। फिर बच्चे हमने देखे, हमने डिस्कस किया था, मान लो कि हमारे आर्टिकल्स बने होंगे, आर्टिकल एसोसिएशन बने हुए। इस आर्टिकल एसोसिएशन में हमने लिख रखा है कि जो कंपनी के बोर्ड, देखो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी को कैसे मैनेज करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी एक्ट में लिखे हुए हैं, मेमोरेंडम में है या आर्टिकल्स है, ऐसे ना मेरे, इसके मुताबिक कंपनी चलाएंगे। अब आर्टिकल्स के अंदर हमने एक बात लिख दी कि कंपनी के डायरेक्टर जब भी उधार लेंगे 10 मिलियन तक उधार ले सकते हैं, उससे ज्यादा उधार नहीं लेंगे। अब डायरेक्टर एक दफा किसी बैंक में गए और बैंक से जाकर उसने 12 मिलियन उधार ले लिया, मेरे बच्चे याद रखो कि इस 12 मिलियन डायरेक्टर ने विदन अथॉरिटी, विदन पावर लोन लिया है या बियॉन्ड लोन अथॉरिटी लोन लिया है? बियॉन्ड अथॉरिटी लोन लिया है। इसको कहते हैं अल्ट्रा वाइज बोरोइंग। ये जो 2 मिलियन ऊपर उधार ले लिया ना मेरे बच्चे, इसको बोलते हैं अल्ट्रा वाइज बोरोइंग, जो औकात से बाहर था डायरेक्टर की। अब ये जो 2 मिलियन के लिए मेरे बच्चे डायरेक्टर खुद जिम्मेदार होंगे, 10 मिलियन के लिए कंपनी जिम्मेदार है। लेकिन साथ उसने एक और चीज क्लियर कर दी, कहता कुछ ऐसे उधार भी हो सकते हैं, बोरोइंग भी हो सकती है, जो इंट्रा वाइज टू कंपनी हो लेकिन अल्ट्रा वाइज टू डायरेक्टर। अब इसका मतलब क्या है? अगर अल्ट्रा बियॉन्ड था तो इंट्रा क्या है? विदन। इंट्रा वाइज का मतलब क्या है? पावर। तो विदन पावर बोरोइंग। इंट्रा वाइज बोरोइंग का मतलब क्या है? विदन पावर बोरोइंग। अब इसका मतलब क्या है? हमने आर्टिकल में लिखा, एक कंपनी, आर्टिकल के अंदर लिखा, कंपनी अपनी पूरी जिंदगी में 100 मिलियन तक उधार ले सकती है, 100 मिलियन तक उधार ले सकती है। लेकिन डायरेक्टर ने जब भी उधार लेना हो, डायरेक्टर ने जब भी उधार लेना हो, वो मैक्सिमम एट ए टाइम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैक्सिमम एट ए टाइम 15 मिलियन तक उधार ले सकते। आज डायरेक्टर, कंपनी ने पहले 60 मिलियन तक उधार लिया हो, अभी 40 मिलियन तक और उधार ले सकती है। आज डायरेक्टर गए और जाके उन्होंने क्या कर लिया? 20 मिलियन उधार ले लिया। लेकिन डायरेक्टर एट ए टाइम कितना उधार ले सकते थे? 15 मिलियन तक। ये जो 5 मिलियन ऊपर उन्होंने उधार ले लिया है, ये होगा अल्ट्रा वाइज।
लेकिन जो 15 मिलियन तक के है वो क्या होगा, वो इंट्रा वायर्स। लेकिन याद रखना, अब ये जो 20 मिलियन का उधार लिया, अगर ओवरऑल देखे ये इंट्रा वायर्स टू कंपनी है, क्योंकि अभी 60 से 80 होगा, 100 तो नहीं हुआ। इंट्रा वायर्स टू कंपनी, कंपनी उधार ले सकती थी, लेकिन अल्ट्रा वायर्स टू बॉर्निंग डायरेक्टर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टर की औकात से बाहर करना है। याद रखोगे इस बात को कि इंट्रा वायर्स टू बॉर्निंग या अल्ट्रा वायर्स बॉर्निंग, इंट्रा वायर्स बॉर्निंग ये क्या होती है। तो बेटा उसके बाद फॉर्म्स ऑफ बोरोइंग, उधार कहाँ कहाँ से लिया जा सकता है। उधार की बात कर रहे हैं, बोरोइंग्स की। उधार में बच्चे डिबेंचर इशू करके भी उधार ले सकते हैं। याद है डिबेंचर हमने डिस्कस किया था क्या होता था बोलो, चलो अभी देख लेंगे उसको। और क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से भी उधार ले सकते हो, कंपनी के ही अपने जो बड़े शेयर होल्डर हैं उनसे भी उधार ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें सबसे पहले डिबेंचर्स की, बेटा डिबेंचर्स क्या होते हैं, याद हमने डिस्कस किया था, अगर आप किसी भी बंदे से किसी भी मद में उधार ले रहे हो और किसी कागज पर उस बंदे को लिखकर दे रहे हो कि आपसे इतना उधार मेरी तरफ आ गया, ये जो कागज का टुकड़ा आप उसको दे रहे हो, ये क्या है, ये डिबेंचर ही है। यानी कि जिस तरह हम शेयर इशू करते हैं लोगों को, जैसे जस्ट एग्जांपल हमने 1 लाख रुपया उधार लेना, लेकिन हम ये 1 लाख रुपया किसी एक बंदे से नहीं लेना चाह रहे, हम चाहते हैं कि हम जिस बंदे के पास जितनी औकात है उतना उधार दे रहे हैं। हमने क्या कर दिया, ये उधार लेना चाह रहे हैं मेरे बच्चे, याद रख लीजिए, ये क्या करना चाह रहे हैं, हम बोरो करना चाह रहे हैं, उधार लेना चाह रहे हैं। हमने क्या किया, इस 1 लाख रुपए के 10-10 रुपए के 10,000 टुकड़े कर लिए। अब ये जो 10,000 टुकड़े किए, ये शेयर्स नहीं है मेरे बच्चे, हम तो उधार लेना चाह रहे हैं लोगों से। 1 लाख उधार लेना चाह रहे हैं, लेकिन चाहते किसी के पास 10 रुपए है, किसी के पास 20 रुपए, लेकिन हम चाहते हैं जिसकी जितनी औकात है उतना उधार हमें दे दे। हमने क्या किया, हमने 1 लाख रुपया हमें उधार चाहिए, हमने उसके 10-10 रुपए के 10,000 टुकड़े करके रख लिए। अब हमने लोगों को कहा ये टुकड़े हमसे खरीद लो। लोगों ने कहा कि ये टुकड़े खरीदेंगे तो हमें क्या मिलेगा। हमने कहा कि आपको मान लो कि हमने इस तरह डिबेंचर, हर डिबेंचर की कोई शक्ल होगी। हमने कहा कि एक टुकड़ा है मान लो 10 रुपए का, और जो बंदा ये टुकड़ा खरीदेगा उसको 5 साल के बाद हम उसके 10 रुपए भी वापस कर देंगे, और 5 सालों तक हर साल हम आपको 10% इंटरेस्ट भी पे करेंगे। अब एक बंदे ने मान लो 1,000 टुकड़े खरीद लिए, 1,000 टुकड़े खरीद लिए, उसने 10 रुपए के लिहाज से में कितना दिया होगा, 10,000। ऐसे में बच्चे 10,000 दे दिया। अब ये इस बंदे को हम कब पैसे वापस करेंगे, इसके 5 साल के बाद, और हर साल हम कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, 10% इंटरेस्ट भी पे करेंगे। तो ये जो कागज का टुकड़ा जिसके ऊपर लोगों से उधार लिया, इसको क्या बोलते हैं, डिबेंचर्स। जिस मर्जी शक्ल में, इवन धन में अभी आपको कहूंगा बेटा मुझे 300 रुपया उधार दे दो, मैं आपको दे दूंगा कोई 2 महीने के बाद, आपने कहा कि सर पता नहीं हम वापस देंगे भी कि नहीं। मैंने कहा कि चले ले बेटा ये कागज के टुकड़े, बेशर्म है? मैंने कागज के टुकड़े को ना आपको लिख कर दे दिया कि मैंने बेटा आपसे 300 रुपया उधार लिया है, और मैं इतने महीनों बाद आपको वापस कर दूंगा। ये जो कागज का टुकड़ा मैंने अभी आपको दिया है ना मेरे बच्चे, ये डिबेंचर ही होगा। जो मर्जी जिस कागज पर आपको उधार मिला, कागज मतलब क्या है, ये नहीं कि कागजों में उधार होगा, यानी कि अगले बंदे को आपने लिख कर दिया हो कि आपसे इतना उधार आ गया मेरी तरफ। तो जिस बंदे को भी ये लिखकर दे रहे होंगे, जैसे बैंक में जाके पैसे जमा करवाते हो ना, बैंक आपको सेविंग सर्टिफिकेट देता है? वो मान लो बैंक डिपॉजिट स्लिप देता है, जो भी है समझो, ये भी क्या है, डिबेंचर ही। वैसे मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, जज्बाती हो गया थोड़ा सा, समझो इस मामले में। बेटा बोरोइंग फ्रॉम क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, जो जिनका काम ही उधार देना है, आप उनसे भी जाके उधार ले सकते हो। फिर इसमें कमर्शियल बैंक्स भी हैं, या और भी जो स्पेशल बैंकों, जो बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए बैंक बने होते हैं, उनसे जाके उधार ले लो, या कुछ बोरोइंग फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा यहाँ पे ना एक और बात लिखी होगी कि कुछ कुछ उधार होते हैं जो अनसिक्योर्ड, यानी कि जैसे डिबेंचर्स की एक बात लिखी हुई है कि ये सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। यानी कि जब हम ये 10-10 रुपए के टुकड़े इशू कर रहे हो ना, एक बंदे ने जिसने 1,000 टुकड़े खरीदे थे, इसने कहा कि हो सकता है सर कल आप मेरे पैसे वापस ना करो। मैंने कहा कि क्या चाहते हो। उसने कहा कि सर आप ऐसा कर रहे हैं, आप ये कह दें कल अगर आपने मेरे पैसे वापस ना आना कि ये जो एसी लगा हुआ ना ये मेरा हो। मैंने उसको लिख कर दे दिया साथ, ये जो मैंने उससे डिबेंचर इशू करके लोन लिया है, ये लोन सिक्योर्ड है, मैंने सिक्योरिटी भी दिया साथ। अनसिक्योर्ड क्या होगा, सिर्फ मैंने डिबेंचर उसको दिया है, लेकिन उसको मैंने बाकी कोई उसके बदले में कोई कोलेटरल नहीं दिया। अभी हम पढ़ेंगे कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है। तो ये डिबेंचर भी मोस्टली सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। ये क्रेडिट इंस्टीट्यूशन तो मोस्टली सिक्योर्ड ही होते हैं, ये तो बगैर सिक्योरिटी के आपको लोन देते ही नहीं। ये जो अपने होंगे ना, जो अपने बड़े होंगे, ये कंपनी के जो बड़े शेयर होल्डर हैं बेटा, ये कंपनी में जितने एसेट हैं पहले इनके हैं। अगर आप इनसे लोन लें और इनको ये कहेंगे मुझे सिक्योरिटी भी दो, इनको सिक्योरिटी देने की मोस्टली जरूरत नहीं होती, ये अनसिक्योर्ड लोन ही होते हैं। याद रखोगे इस बात को, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। अब अगली बात आती है सर, जब उधार ले कोई मिस्टर ए अगर किसी बैंक से उधार लेने के लिए गया है, तो बैंक इसको उधार तो दे देगा, लोन तो दे देगा, लेकिन लोन के बदले में उससे कोई सिक्योरिटी भी मांगेगा। ये जो सिक्योरिटी बैंक उससे मांगेगा, वो सिक्योरिटी किस किस शक्ल में हो सकती है, ये 3 शक्लों में हो सकते हैं मेरे बच्चे। प्लेज हो सकता है, मॉर्गेज हो सकता है, या चार्ज हो सकता है। सबसे पहले अगर हम प्लेज की बात करें मेरे बच्चे, प्लेज में क्या करते हैं हम, मूवेबल एसेट। प्लेज हमेशा मूवेबल एसेट पे होता है मेरे बच्चे, याद रखिएगा, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं होता। जैसे ये रिमोट, ये बड़ा शक्तियों वाला रिमोट है, इसे इसे मान लो कि पूरे पाकिस्तान के टीवी चल रहे, यार ये कुछ कर तो नहीं है मैंने।
गोली मारो मोबाइल। अब पहले बड़ी मुश्किल से क्लास चल रही है, वो बत्ती चली ऊपर, मैंने जब बटन दबाया उसका, मुझे ये पता नहीं किस चीज का, मुझे पता ही नहीं था ये प्रोजेक्टर का है। सत्यानाश होने लगा। ले बेटा तो देखिएगा, मान लो कि ये मोबाइल है, ये एसेट ही है मैंने, है? अगर मैं ये एसेट किसी के पास रखवा के उसे लोन ले लूं, तो मेरे बच्चे ये मैंने क्या क्रिएट किया है, ये प्लेज क्रिएट किया है। जब भी आप किसी से, जैसे कोई बंदा किसी बैंक के पास गया, बैंक को जाके कहा कि सर मुझे लोन दे दो, बैंक ने कहा कि मुझे 1 लाख रुपए एसेट दो, कहता सर कौन सा एसेट हो सकता है, कहता कोई भी, कहता सर मसलन, कहता कुछ भी, कहता सर मेरे घर में सोना पड़ा हुआ है, क्या सोना ला के दे दूं, फिर वही स्टेटमेंट याद है, घर में पड़ा हो सोना तो फिर काहे का रोना, ठीक है भैया तो ले आ सोना और ले जा लोन, इट्स ओके। ऐसे भी हो सकता है ना मेरे बच्चे। लेकिन ये भी क्या होगा, ये प्लेज होगा, प्लेज होगा। और प्लेज में जो एसेट की पोजेशन जिसको सिक्योरिटी के तौर पे दिया, उसकी पोजेशन किसके पास होती है, लेंडर के पास या बॉरोवर के पास, लेंडर के पास। ये बेटा अगली बात आ गई मॉर्गेज। मिस्टर ए बैंक के पास गया, बैंक को जाके कहा कि सर मुझे लोन दे दो, बैंक ने कहा कि लोन दे देंगे सर, आप सिक्योरिटी दो। उसने कहा कि सर सिक्योरिटी किस तरह की, मेरे पास सिर्फ एक घर है। उसने कहा कोई मसला नहीं, उस घर के कागज लाके हमारे नाम पे रखवा दो, आप लोन ले जाओ। ये मेरे बच्चे जो जहां पे एसेट किसके पास रहेगा, यहाँ पे ये लेंडर है, तो एसेट किसके पास रहेगा, सॉरी ये बॉरोवर है, एसेट किसके पास रहेगा, बॉरोवर के पास। लेकिन मेरे बच्चे उसके टाइटल डॉक्यूमेंट किसके पास चले जाएंगे, वो लेंडर ऑफ मनी के पास चले जाएंगे। याद रखोगे इस बात, इसको बोलते हैं मॉर्गेज। जहां पे कोई एसेट आपके पास ही हो कोई भी, लेकिन उसके जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने लेंडर ऑफ मनी को दे दिए। इसके बाद एक तीसरी मेरे बच्चे कैटेगरी है इसकी सिक्योरिटी की, वो है चार्ज। मिस्टर ए गया बैंक के पास और बैंक को कहा कि सर मुझे उधार दे दो, बैंक ने कहा कि सिक्योरिटी, उसने कहा कि सर ये मेरे पास 6 मशीनें हैं। तो कहता मैं क्या करूं इसका, कहता सर कल अगर आपने मैंने लोन वापस ना किया तो ये 6 की 6 मशीनें आपकी होंगी, ये 6 की 6, इसको कहते हैं फिक्स चार्ज। जब आप किसी एक एक एसेट पे या ज्यादा एसेट्स पे आप उसको स्पेसिफाई कर दो ये सारे एसेट आपके होंगे, ये क्या है, ये फिक्स चार्ज है। लेकिन ऐसे भी हो सकता है वो इतना का लोन ले रहा हो, वो कह रहा हो कि सर इन 6 में से कोई मशीन, ये नंबर देख दो 1 2 3 4 5 और 6, सर मशीन नंबर 1 आपकी होगी। ये भी क्या है, ये फिक्स चार्ज है। 2 तरह के चार्ज होते हैं, ये जो चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज और फिक्स चार्ज। मैं कह रहा हूं जब आप चार्ज क्रिएट करते हो, पहले तो चार्ज देख लो होता क्या है। इसने कहा कि सर कल अगर मैंने पैसे वापस ना किए, ये फलानी जो मशीन नंबर 2 ही आपकी होगी, इसको बोलते हैं चार्ज। चार्ज का मतलब होता है राइट क्रिएट करना। चार्ज का मतलब क्या होता है, राइट। कल सर कल मैंने पैसे वापस ना किए तो इस एसेट पे किसका राइट होगा, ये आपका राइट है। अब देखो इसमें ना तो आप टाइटल डॉक्यूमेंट देते हो लेंडर ऑफ मनी को, ना ही एसेट की पोजीशन देते हो, सिर्फ लिखकर वादा करते हो। इसका मतलब ये बड़ा कोई भरोसेमंद बंदा होना चाहिए जिसपे बैंक, ये जो लेंडर ऑफ मनी है उस पर भरोसा कर सके कि कल पैसे वापस कर देगा। अब मेरे बच्चे अगली बात है कि चार्ज 2 तरह का होता है, फ्लोटिंग या फिक्स चार्ज। अगर वो चार्ज क्रिएट करते वक्त उसको कहते वो फलानी जो मशीन है, मशीन नंबर 2 ये आपकी होगी, ये फिक्स चार्ज है। लेकिन ऐसे भी कह सकता है सर मेरे पास ये 6 मशीनें हैं, 6 में से कोई एक मशीन आपकी होगी कल अगर मैंने पैसे वापस ना किए, तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। क्योंकि कल अगर आपने मशीन नंबर 1 भेज दी तो वो सोचेगा कि शायद अब मैं 2 ले लूंगा, कल 2 भेज दी तो वो इस पे, ये भेज दी तो इस पे, ये भेज दी तो इस पे, तो इसके बाद आखिरी रहेगा, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिक्स चार्ज। लिमिट ऑफ मॉर्गेज और चार्ज क्या होता है ये हमने देख लिया इसको सारा, फिक्स चार्ज और रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज और जो चार्जेस। फिर बच्चे हमने डिस्कस किया था मॉर्गेज और चार्ज को रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन का मकसद क्या था और मतलब क्या था, पहले तो उसको समझ लो बच्चे। अज्यूम कर लो ये सीएफई कंपनी है, सीएफई ने किसी बैंक के पास गया और बैंक को जाके कहा कि सर मुझे लोन दे दो। बैंक ने कहा कि आप हमें सिक्योरिटी दे दो। सीएफई ने कहा कि ये जो बिल्डिंग नंबर 2 है ना, जो 57 एबक ब्लॉक वाली बिल्डिंग है, सर ये बिल्डिंग कल आपकी होगी अगर हमने आपके पैसे वापस ना किए। मॉर्गेज या चार्ज कुछ भी, चाहे हमने टाइटल डॉक्यूमेंट दे दिए हो, चाहे हमने उसको जस्ट लिखकर वादा कर लिया, मॉर्गेज या चार्ज कुछ भी हमने क्रिएट कर दिया हो, किसकी फेवर में, बैंक की फेवर में, मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट कर दिया इस बिल्डिंग के ऊपर। अब मेरे बच्चे लॉ कहता है कि इस मॉर्गेज और चार्ज को रजिस्टर्ड होना चाहिए। भाई जहां पर रजिस्ट्रेशन की बात आएगी ना, चाहे वो कंपनी को रजिस्टर करवानी हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करवाने, जो मर्जी हो व्हाट्सएवर, वहां पर रजिस्ट्रार रहेगा बीच में। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस मॉर्गेज और चार्ज को आपने रजिस्टर करवाना किसके पास जाके, रजिस्ट्रार के पास है, रजिस्ट्रार के पास जाके। अब एक और बात आ गई कि सर अगर रजिस्ट्रार के पास जाके मॉर्गेज और चार्ज को रजिस्टर करवाएं, इसका फायदा क्या होता है। सर बता रहा हूं मेरे बच्चे, ये मॉर्गेज और चार्ज की रजिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, ये क्यों करवाते हैं मॉर्गेज और चार्ज को रजिस्टर। मेरे बच्चे लॉ कहता है कि अगर आपने किसी मॉर्गेज और किसी बिल्डिंग के ऊपर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट किया लेकिन उसको रजिस्टर्ड ना करवाया, तो कल ये सीएफई अगर वाइंडिंग अप में चला गया, कल ये सीएफई अगर वाइंडिंग अप में चला गया, इसके सारे एसेट किसके पास चले जाएंगे, ऑफिशियल असाइनी के। जब ऑफिशियल असाइनी के पास जाएंगे तो वहां पे बैंक आएगा इस ऑफिशियल असाइनी के पास, वो कहेगा सर ये जो बिल्डिंग है ना, ये 57 एबक ब्लॉक वाली, ये तो सर हमारी है। तो ऑफिशियल असाइनी उसको कहेगा कि ठीक है भैया मुझे चेक कर लेने दो, फिर मैं आपको बताऊंगा। वो कहां पे चेक करेगा, वो जाके रजिस्ट्रार से चेक करेगा। रजिस्ट्रार को कहेगा, वो रजिस्ट्रार आपके पास वो जो सीएफई के जो एसेट्स है जिनके ऊपर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट किया उसका रजिस्टर तो दिखाना।
उसने दिखाया, उसने कहा कि ये बिल्डिंग जो 57 एबक ब्लॉक वाली, क्या इसके ऊपर कोई मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ है? उसने कहा कि सर हुआ है, लेकिन किसकी फेवर में? उसने कहा ना कि बैंक की फेवर में। उसने कहा कि ठीक हो गया। अब अगले दिन ऑफिशियल असाइनमेंट बैंक को बुलाएगा, उसको कहेगा सर बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बिल्डिंग आपकी है, जाओ आप ले जाओ इसको, यानी कि ले जाओ, क्या आप इसको बेचो रखो जो मर्जी करो, ये फायदा होगा। लेकिन मेरे बच्चे, अगर इसने मॉर्गेज और चार्ज को रजिस्टर्ड ना हुआ, ये मॉर्गेज और चार्ज रजिस्टर्ड ना हुआ, फिर क्या होगा? ऑफिशियल असाइनी क्या करेगा? रजिस्ट्रार से पूछेगा मॉर्गेज और चार्ज बैंक की फेवर में रजिस्टर्ड नहीं हुआ, तो ऑफिशियल असाइनी बैंक को क्या कहेगा? हाँ कि सर जिस तरह ये बाकी लोग खड़े हुए ना, ये भी लोन लेने, ये इन्होंने भी सीएफसी से पैसे लेने, तो सर आप इन्हीं की तरह लाइन में लग लो, मैं इन एसेट्स को बेच रहा हूँ, एसेट्स को बेच के मैं आपको जितना बनता होगा दे सका मैं दे दूंगा, बाकी सर ये बिल्डिंग आपको नहीं मिलेगी। देखो कितना बड़ा नुकसान हुआ। अगर मॉर्गेज और चार्ज रजिस्टर्ड ना हो, तो जिस एसेट के ऊपर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ होगा, कल अगर कंपनी वाइंडिंग में चलेगी तो मेरे बच्चे वो एसेट आपको नहीं मिलेगा, है वो जिस तरह नॉर्मल तरीके से वो एसेट बिकेगा और उससे जो पैसा रिकवर होगा वो आपको दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी फेवर में मॉर्गेज और चार्ज रजिस्टर्ड हुआ हुआ, तो फिर मेरे बच्चे आप उस एसेट के ऊपर आपका हक होगा, उठाओ और उसको ले जाओ। याद रखो कि कितनी बड़ी सहूलत है इसकी। लेकिन अब अगली बात आती है, सर वो कौन कौन से मॉर्गेजेस और चार्जेस हैं जिनको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है? तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि एक सादी सी बात है, कंपनी के जितने भी एसेट हैं, कंपनी के जितने भी एसेट हैं, उनके एसेट के ऊपर जब भी मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हो, आपने रजिस्टर करवाना। सादा अल्फाज में आपने उन एसेट्स को लिखना शुरू कर देना। अगर हम देखें कौन कौन से एसेट्स मॉर्गेज और चार्जेस हैं जिन एसेट्स पे क्रिएट होंगे, तो उनको रजिस्टर करवाना। कहता है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ है, उसके बाद चाहे इसके बाद सीधा लिख दीजिएगा अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ है। उसके बाद अगर कोई भी, अगर हमने डिबेंचर इशू किए, डिबेंचर में तो लोन लिया था ना, उस लोन डिबेंचर इशू करते वक्त अगर हमने किसी भी एसेट पे मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट किया हो, उस मॉर्गेज और चार्ज को भी रजिस्टर करवाना है। अगर आपने कोई बुक डेट्स ऑफ द कंपनी, अगर कोई कंपनी के जो डेटर्स वगैरह हैं उनके ऊपर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ, अगर कंपनी का कोई भी कारोबार है उसके ऊपर भी मॉर्गेज, कोई बिजनेस है, कोई और बिजनेस, कोई वेंचर वगैरह, उसके ऊपर मॉर्गेज चार्ज क्रिएट हो, या कंपनी की जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसके ऊपर मॉर्गेज चार्ज क्रिएट हुआ हो, या कोई भी जहाज हो, या कोई कोई बहरी हवाई जहाज हो, या इनमें कोई हिस्सा हो, उसके ऊपर अगर कोई मॉर्गेज चार्ज, कंपनी की गुडविल है, या कोई कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कंपनी ने रिसर्च करके खुद बना रखी है, उसके ऊपर कोई मॉर्गेज चार्ज क्रिएट हुआ हो, अगर कोई कंपनी ने कोई सेल परचेज, कोई ऐसा, ये क्या है, बेस एग्रीमेंट फॉर द इशू ऑफ एनी, अगर कोई आपने रिडीमेबल कैपिटल इशू किया हो, जैसे प्रेफरेंस शेयर, जिस बंदे, उसने कहा था ना कि ये शेयर हमसे खरीदो, 5 साल बाद हमें वापस करके पैसे ले जाना, उसने कहा कि अगर आपके पास 5 साल हो, 5 साल बाद पैसा हुआ ही ना, तो फिर आप ऐसा करो, ये एसेट मेरा होगा। हमने कहा कि ठीक हो गया। इस तरह रिडीमेबल कैपिटल इशू किया था और किसी एसेट पे हमने मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट किया था, तो वो भी आपने रजिस्टर्ड करवाना है। और उसके बाद अगर आपने कोई लीज का एग्रीमेंट किया है, मेरे बच्चे ये बहुत फेवरेट है उसकी ये लिस्ट, इसको आपने इसी तरह कोशिश करना है रिप्रोड्यूस करने की। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नॉट टू बी ट्रीटेड एज मॉर्गेज और चार्ज। एक और बात कर दी, कोई कहता है कोई मिस्टर ए किसी बंदे के पास गया, या किसी, चाहे आपके पास आया, मतलब आपके पास आया, आपको आके उसने कहा कि सर मुझे लोन दे दो। आपने कहा कि मैं लोन तो दे दूंगा लेकिन सिक्योरिटी, उसने कहा कि ये लो, मैं आपको 31 दिसंबर 2024 के लिए मैं आपको एक चेक इशू करके दे देता हूँ, 1 लाख दे दो, और मैं बदले में क्या कर रहा हूँ, आपको चेक इशू करके दे दूँ। अब उसने आपको लोन दे दिया और आपने उसको बदले में क्या दे दिया, चेक दे दिया। ये भी तो सिक्योरिटी है ना लोन की। उसको पता है कि मेरे पास चेक आ गया, कल ये पैसे वापस नहीं करेगा, मैं इस चेक को क्या करूंगा, चेक को बैंक में प्रेजेंट करके, अगर ना हुए इसके अकाउंट में तो इसको डिसऑनर करवा के इसके ऊपर केस कर दूं। ये भी तो सिक्योरिटी ही है। लेकिन लॉ ने कह दिया कि ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होती है ना, ये चेक हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रॉमिस नोट, जब बदले में ये किसी को देते हो, इसको हम मॉर्गेज और चार्ज कंसीडर नहीं करते, अगर ये सिक्योरिटी है। लेकिन ये मॉर्गेज और चार्ज वगैरह में नहीं आते। याद रखोगे इस बात को, इसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती। पर्टिकुलर मैनर एंड टाइम नंबर फॉर रजिस्ट्रेशन। अगली बात आ गई, सर मान लो कि सीएफसी कंपनी ने क्या किया आज की तारीख में, आज क्या है 19 फरवरी, 19 फरवरी को अपने किसी एसेट के ऊपर किसी बैंक की फेवर में मॉर्गेज चार्ज क्रिएट किया। मानो इसी बिल्डिंग के ऊपर जिसमें बैठे हुए हैं, हमने क्या किया, बैंक से एक 10 मिलियन लोन लिया और अपनी इसी बिल्डिंग के ऊपर हमने बैंक की फेवर में मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट कर दिया। अब ये मॉर्गेज और चार्ज क्या होना चाहिए, 19 फरवरी को अगर क्रिएट हुआ तो रजिस्टर्ड होना चाहिए। और रजिस्टर्ड होने से फायदा किसका होगा, कंपनी का होगा या बैंक का होगा? बैंक का होगा। है बैंक क्या है, यहाँ पे इंटरेस्टेड पर्सन है वो बंदा। अगर ये रजिस्टर्ड हो गया तो बैंक को फायदा होगा, कंपनी को तो कोई लेना देना नहीं इससे, है कंपनी का कोई फायदा या बस कंपनी को लोन मिल गया, बस इतना ही काफी है। अगर ये रजिस्टर्ड होने से इसका कोई लेना देना। लेकिन लॉ ने क्या कहा था, लॉ कहता है कि ये जो मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट किया सीएफसी ने इस बिल्डिंग के ऊपर, इसको रजिस्टर्ड कराना किसकी जिम्मेदारी है, वो कंपनी की ही जिम्मेदारी है। कंपनी क्या करेगी, जिस दिन मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ उसके 30 डेज के अंदर। अब 30 डेज कब तक आएंगे भला, अगर देखा जाए तो शायद 20 मार्च को, ऐसे मेरे बच्चे। तो 20 मार्च को क्या होगा, 20 मार्च तक 30 डेज के अंदर। और ये 30 डेज, लेकिन अगली बात और भी देखिएगा, उसने ये कह रखा है ये जो 30 दिन कहां से शुरू होंगे,
जिस दिन मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ है उसके अगले दिन से 30 डेज, ऐसे में रोचे, जिस दिन मॉर्गेज चार्ज क्रिएट उसके अगले, इसका मतलब क्या है 21 मार्च तक। तो 21 मार्च तक आप क्या कर सकते हो, इस मॉर्गेज और चार्ज को रजिस्टर करवाओगे। लेकिन कौन करवाएगा, कंपनी करवाएगी, कंपनी कराएगी। अगर मॉर्गेज और चार्ज रजिस्टर कराने के ऊपर कुछ खर्चे भी हैं, वो खर्चा भी कौन पे करेगा, जो रजिस्टर करवा रहा है, कंपनी पे करेगी। लेकिन लॉ कहता है कि अगर ये कंपनी 30 दिन के अंदर मॉर्गेज और चार्ज को रजिस्टर ना करवा रही तो नुकसान किसका होगा, बैंक का होगा। क्योंकि बैंक को कल अगर कंपनी वाइंड अप हो जाती है ना, अगर ये कल इंसॉल्वेंट होगी तो बैंक को लाइनों में लग के बेचारे को पैसे देने पड़ेंगे। तो बैंक भी इस मॉर्गेज और चार्ज को रजिस्टर करवा सकता है। मेन जिम्मेदारी कंपनी की है। बैंक अगर रजिस्टर कराएगा तो बैंक फिर मेरे बच्चे उसके ऊपर कुछ फीस भी पे करेगा, तो फीस वो क्या कर सकता है, रीजनेबल अमाउंट वो कंपनी से रिकवर करेगा। मॉर्गेज और चार्ज रजिस्टर कराना कंपनी की जिम्मेदारी है। 30 डेज के अंदर, जिस दिन मॉर्गेज चार्ज क्रिएट हुआ उसके अगले दिन के 30 डेज के अंदर आपने क्या करना, मॉर्गेज चार्ज को रजिस्टर कराना। अब अगर कंपनी रजिस्टर ना करवा रही, शायद कंपनी कोई इस तरह की वो कर भी रही हो, ऑफिस बढ़ रही हो, तो कौन मॉर्गेज और चार्ज को रजिस्टर करवा ले, वो बैंक खुद करवा ले, इंटरेस्टेड पर्सन करवा ले। जब वो मॉर्गेज और चार्ज को रजिस्टर करवाएगा जो कि कंपनी की जिम्मेदारी थी, उसने जो पे किया होगा किससे रिकवर कर लेगा, कंपनी से रिकवर कर लेगा। अगली बात मेरे बच्चे, अगर कोई मॉर्गेज और चार्ज, याद है हमने डिस्कस किया था, हाँ दो चीजें यहाँ पे। अगर तो कोई मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट कहाँ पे हो रहा है, यानी कि देखना है कि मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट कहाँ पे हो रहा है। अगर हम बात करें, अगर कोई मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट ही पाकिस्तान में हो रहा हो, देखो जब आपने मॉर्गेज और चार्ज को रजिस्टर्ड कराना तो आप क्या करोगे, उस लोन के सारे जो पर्टिकुलर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट के सारे पर्टिकुलर्स क्या करोगे, वो साथ वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ लोन को लेके आप जाके रजिस्ट्रार को जमा करवाते हैं। मतलब पर्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है मॉर्गेज और चार्ज को रजिस्टर करने के लिए। अगर कोई कंपनी लोन ले और मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हो रहा हो पाकिस्तान में किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी कि क्रिएट कहां पे हो रहा है, सादा अल्फाज में पाकिस्तान में, ये कोई मानो। अगर कोई मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट ही पाकिस्तान में हो, इसके डॉक्यूमेंट्स कहां पे बने होंगे, वो भी पाकिस्तान में ही बने होंगे। तो आपने कितने अरसे में रजिस्टर करना है, 30 डेज के अंदर। लेकिन हमने डिस्कस किया था, अगर कंपनी की कोई बाहर भी तो ब्रांच हो सकती है। मान लो कि कंपनी की दुबई में ब्रांच है, और मेरे बच्चे वहीं के बैंक से कंपनी ने क्या किया, वहां के ब्रांच ने बैंक से लोन लिया, दुबई बैंक से लोन लिया, और वहीं के किसी एसेट के ऊपर मॉर्गेज और चार्ज भी क्रिएट कर दिया। अब यार पाकिस्तान के किसी एसेट पे मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट कर दिया, मोस्टली हम पढ़ रहे हैं, अगर कोई मॉर्गेज और चार्ज मुल्क से बाहर क्रिएट हुआ हो, जो प्रॉपर्टी मुल्क से बाहर है, तो फिर क्या करें मेरे बच्चे। इसका मतलब डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे पड़े होंगे, वो तो मुल्क से बाहर पड़े होंगे। एसेट तो आप कंपनी का ही है ना, ब्रांच भी कंपनी की है। तो मेरे बच्चे वो अगर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट ही मुल्क से बाहर हुआ तो डॉक्यूमेंट्स भी वहीं पे पड़े होंगे। तो फिर इसको 30 डेज के अंदर हम कैसे रजिस्टर करेंगे। तो लॉ ने कहा था कि इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट जो भी होगा, ड्यू डिलीजेंस के साथ आप उन डॉक्यूमेंट्स को पाकिस्तान भेजोगे। जिस दिन वो डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में एंटर होंगे, एंटर होने के 30 डेज के अंदर आप उस मॉर्गेज और चार्ज को रजिस्टर्ड कराओगे। ऐसे ही मेरे बच्चे, जिस दिन वो डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में एंटर होंगे उसके 30 डेज के अंदर उस मॉर्गेज और चार्ज को रजिस्टर्ड कराना है। तो ये मेरे बच्चे दो बातें हैं। अगर कोई मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट ही कहते हैं क्रिएटेड आउटसाइड पाकिस्तान और प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान, फिर जिस दिन वो डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में एंटर होंगे उसके 30 डेज के अंदर। लेकिन अगर कोई मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट ही पाकिस्तान में हुआ हो, प्रॉपर्टी चाहे जहां पे मर्जी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आपने 30 डेज के अंदर। लेकिन वो जो पिछले 30 डेज वो डॉक्यूमेंट्स एंटर होने से 30 डेज शुरू हो गए। कंपनी एक्वायरिंग प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू मॉर्गेज और चार्ज। अच्छा, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, सीएफई ने क्या किया, सीएफई ने किसी मिस्टर ए से ये बिल्डिंग खरीदी, और उस मिस्टर ए ने क्या किया हुआ था, किसी बैंक से लोन लिया हुआ था, और इस बिल्डिंग के ऊपर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट किया हुआ था। ये जो इस बिल्डिंग में आप बैठे हो, इस बिल्डिंग के ऊपर मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट किया था किसकी फेवर में, बैंक की फेवर। अब वो तो आम इंसान था ना, आम इंसान की तो लायबिलिटी वैसे अनलिमिटेड होती है, तो शायद बैंक को इसको कहीं पे, और वैसे उसके रजिस्ट्रेशन का कोई चक्कर भी नहीं होता, तो बैंक को शायद उस मॉर्गेज और चार्ज को रजिस्टर्ड होने का कोई जरूरी नहीं था। लेकिन जिस दिन कंपनी ने ये खरीद लिया, आज 19 फरवरी को इस बिल्डिंग को खरीद लिया, तो अगर कोई कंपनी ऐसी बिल्डिंग खरीद ले, ऐसा एसेट खरीद ले जिसके ऊपर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ हो, तो लॉ कहता है उस मॉर्गेज और चार्ज को भी कंपनी ऐसे ही रजिस्टर्ड कराएगी जैसे जिस दिन खरीदा है उस दिन उसने मॉर्गेज और चार्ज खुद क्रिएट किया उसके। याद रखोगे इस बात को, क्योंकि ये एसेट किसकी मलकियत बनेगा, अब ये कंपनी की। अब ये एसेट जब खरीद लिया किसकी मलकियत है, कंपनी की। लेकिन इसके ऊपर मॉर्गेज और चार्ज किसकी फेवर में है, बैंक की। भाई वो रजिस्टर्ड भी तो होना चाहिए ना। आज आप मालिक इस एसेट के, कल जब वाइंडिंग अप होगी, आपकी डिसॉल्व हो जाते हो, वाइंडिंग अप होगी, तो मेरे बच्चे वहां पे फिर क्या होगा, ये जो एसेट है ये किसका होगा, ये ऑफिशियल असाइनिंग उसको बेचेगा और लोगों की लायबिलिटी पे करेगा। अगर आपने मॉर्गेज और चार्ज बैंक की फेवर में क्रिएट किया होगा तो बैंक आएगा इस बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लेगा। यानी कि हो सकता है वो पेपर में सिनेरियो ऐसे दे दे, वो कहेगा कि बिल्डिंग, एक सीएफई ने अभी अभी एक बिल्डिंग खरीदी है, उस बिल्डिंग के ऊपर ऑलरेडी मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ है, और ये अब बताएं कि इसका क्या करना है। भाई वो ऐसे ही समझे कि जैसे मॉर्गेज और चार्ज उसने ही क्रिएट करवाया है,
और अगले 30 डेज के अंदर आप सारे पर्टिकुलर्स किसके पास जमा कराओगे, रजिस्ट्रार के पास, उसको रजिस्टर कराओ। अगर इसने ना करवाया तो बैंक खुद करवा सकता है और वो पैसे रिकवर कर लेगा। ये सारा प्रोसेस आपको लिखना होगा मेरे बच्चे, याद रखिएगा, बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता, ध्यान रखिएगा इस बात का। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, भाई जब कभी मॉर्गेज और चार्ज रजिस्टर्ड, उसकी निशानी क्या है कि मॉर्गेज और चार्ज रजिस्टर्ड हुआ है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इस बात की कंक्लूसिव एविडेंस होगी कि वाकई ही मॉर्गेज और चार्ज रजिस्टर्ड हुआ है। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव नोटिस, देखो मेरे बच्चे याद है बचपन में हमने डिस्कस किया था, जब कोई अगर आप इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर होते हो कोर्ट से, तो कोर्ट का इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर कर देना पूरी दुनिया को नोटिस होगा कि आप इंस्टॉलमेंट हो। पार्टनरशिप में हमने डिस्कस किया था, पार्टनर स्टॉपलर होल्डिंग आउट, कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है उसको नोटिस देके जाने की जरूरत नहीं होती कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया मैं जा रहा हूं, क्योंकि इंसॉल्वेंट बंदा पार्टनर नहीं रह सकता। तो उसके बाद वो सब लोग, वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है, वो समझा जाएगा पूरी दुनिया को नोटिस दे दिया, कोर्ट का डिक्लेयर होना ही काफी है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना ही काफी है, समझो पूरी दुनिया को नोटिस। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हमने क्या किया, सीएफई ने अपनी इस बिल्डिंग नंबर 1 के ऊपर बैंक की फेवर में, एसबीएल की फेवर में मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट कर दिया, और इस मॉर्गेज और चार्ज को प्रॉपर रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर्ड भी करवा दिया। उसके बाद बिल्डिंग सीएफई ने क्या किया, इस बिल्डिंग नंबर 1 को किसी मिस्टर ए को सेल कर दिया, और जब सेल कर दिया तो वहां पे मिस्टर ए ने, जब मिस्टर ए को बाद में चला इस बिल्डिंग के ऊपर तो मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ, उसने क्या कर दिया, कंपनी के ऊपर फ्रॉड का केस कर दिया। अगर आम कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से फ्रॉड ही है, लेकिन मैं आपको, हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, उसने क्या कर दिया, कंपनी के ऊपर फ्रॉड कर दिया कि कंपनी ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, उसने मुझे बताया ही नहीं इस बिल्डिंग के ऊपर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ था। तो लॉ कहता है कि मिस्टर ए, अगर तो सीएफई ने इस मॉर्गेज और चार्ज को रजिस्टर्ड कराया हुआ था तो उसको बताने की जरूरत नहीं, रजिस्टर्ड कराना ही पूरी दुनिया को नोटिस कंसीडर हो कि ये अगर रजिस्टर्ड हो जाए, सब लोग पूरी दुनिया को, हर बंदे के कान में जाके आपने बता दिया सर इस बिल्डिंग के ऊपर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ, ध्यान कीजिएगा। सिर्फ रजिस्टर्ड कराने से पूरी दुनिया को नोटिस मिल जाता है सर, किसी को पता हो या ना पता हो, मेरे से कोई लेने देना नहीं है, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। याद रखोगे इस बात को, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जब रजिस्टर्ड हो गया तो समझो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है बेटा। और अगर रजिस्टर्ड ना हुआ मॉर्गेज और चार्ज, ये भी बड़ी अहम बात है, बच्चे यहाँ पे घबरा जाते हैं। यानी कि सीएफई ने क्या किया, सीएफई ने एसबीएल से लोन लिया और अपनी इस बिल्डिंग नंबर 1 के ऊपर उसके फेवर में मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट कर दिया, लेकिन इसको ये रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ कि मॉर्गेज और चार्ज रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ। अब लोग समझेंगे सर वो लोन वापस करना पड़ेगा कंपनी को, नहीं नहीं, लोन का तो अलहदा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, उसके तो अलहदा से डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं मेरे बच्चे सारे के सारे। वो लोन अपनी मुद्दत पर ही कंपनी ने वापस करना, जो तरीकाकार है वो तो वही है लोन का। लोन का कुछ नहीं हुआ, लेकिन मसला ये हुआ बैंक अनसिक्योर्ड हो गया। अब बैंक को कल ये कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है ना, बैंक को ये असर नहीं मिलेगा, ये जो बिल्डिंग नहीं मिलेगी। याद रखोगे इस बात को, लोन की सेल पे कोई असर नहीं पड़ता, लोन अपनी जगह पे कायम है। बस इसमें वो वाइंडिंग अप के मौके के ऊपर उस एसेट के ऊपर आपका राइट खत्म हो जाता है। याद रखोगे नॉन रजिस्ट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा, ड्यूटी राइट एज टू रजिस्ट्रेशन। भाई मॉर्गेज और चार्ज किसने रजिस्टर कराना, हमने देख लिया, वो कंपनी ने करवाना होता है। और क्या इंटरेस्टेड पर्सन भी मॉर्गेज और चार्ज को रजिस्टर करवा सकता है, बिल्कुल। बैंक की फेवर में हुआ तो बैंक खुद जाकर उसको रजिस्टर करवा ले, अगर जो पैसे पे करेगा वो कंपनी से क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है। अगली बात, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फेक्शन एंड रेटिफिकेशन। इसमें 3 चीजें हैं। कितनी चीजें बोला, बस बस 5-7 मिनट, बस 5-7 मिनट ही है ना, इतना की रहेगा बस। हाँ, तो परेशान नहीं होना बच्चे, बस 5-7 मिनट खुदा के लिए। कल हम क्या करेंगे, बीच में एक खाने की ब्रेक रख लेंगे, इट्स ओके, ताकि हम इसको कंटिन्यू रखें अगर हो सका, नहीं तो कोई नहीं, 21 तारीख आएगी इंशाल्लाह। ले बेटा देखिएगा, 3 चीजें, इन तीनों को आपने, इनको तीनों को बिल्कुल सेपरेट रखना है, बिल्कुल सेपरेट रखना। मॉडिफिकेशन, सेटिस्फेक्शन, रेक्टिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या है, सीएफई ने एचबीएल से लोन लिया, एचबीएल से लोन लिया, ये लोन लिया और बिल्डिंग 1 नंबर 1 के ऊपर मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट कर दिया एचबीएल के फेवर में, उसको रजिस्टर करवा दिया। उसके बाद क्या हुआ, सीएफई ने एचबीएल से बात की कि यार ऐसा करो, बिल्डिंग नंबर 1 छोड़ो, आप बिल्डिंग नंबर 2 पे मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट करवा देते हैं। उसने क्या क्या ठीक होगा, इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। हमने क्या की है, उस कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन की। याद रखोगे इस बात को। क्या हो सकता है, चले फिलहाल तो यही दिमाग में रखो, क्या हो सकता है, हमने कहा हो यार तू गोली मार, तेरे पे तो हमारी जुबान पे भरोसा नहीं तेरा है, तो ऐसा कर, तुझे दे देंगे पैसे, मॉर्गेज खत्म कर। उससे क्या ठीक होगा, इसको क्या बोलेंगे, मॉडिफिकेशन। वैसे इसको खत्म करने वाले को यहाँ पे ना रखो, खत्म करने वाले को हम सेटिस्फेक्शन में रखेंगे। तो हम जब भी इस आपस में सीएफई और उस बैंक का आपस में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जिसकी मद में मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ, तो उसमें कोई चेंजिंग हुई है, तब्दीली हुई है, तो उसको हम क्या, पहले 10 मिलियन लोन लिया और इस पे मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट किया होता है, ये बिल्डिंग 100 मिलियन की थी मान लो,
हमने क्या किया, हमने उससे मजीद 10 मिलियन लोन लिया है और मॉर्गेज और चार्ज अगेन इसी पर ही है, यानी कि हमने इसी बिल्डिंग के अगेंस्ट 20 मिलियन लोन क्या कर दिया, वो सिक्योर कर दिया। तो फिर हम जाके बताएंगे भैया 10 मिलियन और ऐड कर दो, हमने 10 मिलियन और ले लिया लोन। इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। तो जब भी कोई मॉडिफिकेशन होगी, जिस दिन मॉडिफिकेशन हुई है उसी तरह उसके अगले दिन से 30 डेज के अंदर जाके अपने रजिस्ट्रार को बतानी है कि सर ये मॉडिफिकेशन हुई है। किसकी जिम्मेदारी? कंपनी की है। अगर वो नहीं बता रहा तो कौन जाके बता दे? वो इंटरेस्टेड पर्सन। इसको बोलने के मॉडिफिकेशन। अच्छा, अगली बात है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या है? हमने वो पैसा वापस कर दिया है। अब वो मॉर्गेज और चार्ज क्या हो जाना चाहिए? सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। मॉर्गेज और चार्ज खत्म करने को क्या कहते हैं? सेटिस्फैक्शन। तो अगर आपने पैसा बैंक को वापस कर दिया, वो मॉर्गेज और चार्ज खत्म हो जाना चाहिए, तो उसका तरीका क्या? वो तरीका का हम पढ़ेंगे। ये नहीं कि 30 डेज या जो भी है वो 30 डेज में आप बता दो, जाके बताना आपने 30 डेज के अंदर ही, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। अब वो प्रोसेस क्या है, वो यहीं पे मेरे बच्चे देख लीजिएगा। जिस दिन कंपनी उस बैंक को लोन वापस करेगी, तो कंपनी ने क्या करना है, उसी तरह 30 डेज के अंदर जाकर रजिस्ट्रार को अप्लाई कर देगी, सर वो हमने लोन वापस कर दिया, इस मॉर्गेज और चार्ज को जो आपके पास नजर आ रहा है ना, इसको सेटिस्फाई कर दो, खत्म करें। अब बैंक क्या करे, वो रजिस्ट्रार क्या करेगा, फौरन खत्म नहीं करेगा। वो क्या करेगा, एक लेटर भेज देगा उस बैंक को, सर ये कंपनी हमारे पास आई है, ये कह रही है कि हमने लोन वापस कर दिया, मॉर्गेज और चार्ज खत्म करो, तो क्या हम खत्म कर दें? तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, उस बैंक को नोटिस भेज देगा। बैंक ने फिर 14 दिन के अंदर रिप्लाई कर देना उस नोटिस के। अगर 14 दिन के अंदर बैंक ने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो रजिस्ट्रार समझेगा उनका लोन वापस हो गया और उस मॉर्गेज और चार्ज को सेटिस्फाई कर देगा। लेकिन अगर 14 दिन के अंदर बैंक की तरफ से कोई रिप्लाई आ गया कि सर नहीं किया, इन्होंने बकवास कर रहे हैं, तो वही लेटर अपने पास वो नोट करके किसको भेज देगा? उस कंपनी को भेज देगा, रजिस्ट्रार। याद रखोगे, इसको बोलते हैं सब्सट्रैक्शन। अच्छा, तीसरी चीज है रेक्टिफिकेशन। अच्छा, रेक्टिफिकेशन में क्या है, मॉर्गेज और चार्ज में कोई गलती होगी। हमने बोला था बिल्डिंग नंबर 1 वो गलती से बिल्डिंग नंबर 2 गलती से हो गया है, लोन हमने लिया था 10 मिलियन, उसने गलती से वहां पे 1 जीरो और ज्यादा कर दी, वहां पे 100 मिलियन कर दिया, कोई इस तरह की कोई रेक्टिफिकेशन। तो जिस दिन आपको कोई गलती का पता चला हो, आप क्या कर दो, 30 डेज के अंदर उस गलती को सही करवा दो। कौन करवा लेगी? कंपनी। अगर वो नहीं करवा तो वो खुद करो। वो वही तरीका था। याद रखोगे इस बात को। तो ये 3 चीजें मेरे बच्चे, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फेक्शन और रेक्टिफिकेशन। कहता है कि मॉडिफिकेशन यानी कि अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह चेंज हुई, तो क्या करना, उसी तरह जाकर उसको कॉपी जमा करा दो, है? उसको 30 दिन के अंदर जाकर रजिस्ट्रार को अप्लाई कर दो कि सर ये चेंज हुआ है, तो वो क्या कर लेगा, उसको नोट कर देगा और आपको नया सर्टिफिकेट इशू कर देगा। और प्रोसीजर वही मेरे बच्चे इसमें देख लीजिए। अगर सेटिस्फेक्शन की बात हो, ये भी हमने डिस्कस किया था, कंपनी क्या करेगी, वो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देगी 30 डेज के अंदर। जब पेमेंट वापस कर दी हमने, तो कंपनी जाकर रजिस्ट्रार को बता देगी पेमेंट वापस कर दी, अब इस मॉर्गेज और चार्ज को सेटिस्फाई कर दो। तो वो क्या करेगा, आगे उसको नोटिस भेजेगा, शो कॉज नोटिस भेजेगा, बैंक को भेजेगी रजिस्ट्रार कि सर ये कंपनी हमारे पास मॉर्गेज चार्ज को सेटिस्फाई करवाने के लिए आई, कर दें। तो उसने क्या करना है, बैंक ने फिर कितने दिनों में रिप्लाई करना है? 14 दिन के अंदर। अगर उसने रिप्लाई ना किया, तो वो क्या समझेगा, उसको बैंक को पैसे वापस मिल गए। हाँ, एक एक और चीज भी है, नो शो कॉज, नो कॉज इज शोन। चलो वो तो हो गया, अगर वो कॉज शो ना करे तो वो कर दे खुद ही, एनी कॉज अगर कॉज शो कर दे, नोट करके उसको बता देगा। व्हेन शो कॉज नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये बड़ा है। याद है हमने डिस्कस किया था कि जब सीएफई ने वो पैसे वापस किए थे बैंक को, तो सीएफई क्या करेगा, बैंक को पैसे वापस करते हुए उससे उससे कहेगा, सर आप अपने लेटर हेड पे ना लिख दो, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर मॉर्गेज और चार्ज सेटिस्फाई हो जाए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दो। पैसे तो हमने वापस कर दिए ना, अब आप हमें एनओसी दे दो, वो जो हमारा रजिस्ट्रार के पास मॉर्गेज और चार्ज रजिस्टर्ड है ना, वो हम खत्म करवा, उसने दे दिया। अब वो कंपनी जब अप्लाई करेगी 30 डेज के अंदर, उसको पैसे वापस कर दिए, तो अब रजिस्ट्रार को कंपनी को अप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी से पहले ही हमें एनओसी आ गए, वो जो 14 दिन का आ गए, वो जो सारा स्यापा वो खत्म हो जाएगा। याद रखोगे इस बात को कि कब हमें जो शो कॉज नोट क्या करूं, हाँ, शो कॉज नोटिस की कब जरूरत नहीं पड़ेगी रजिस्ट्रार को कि वो लेंडर ऑफ मनी को दे, जब आप पहले से एनओसी लेके उसको जमा करवा दो। तो बेटा उसके बाद कहते हैं कि इफेक्ट ऑफ डिले, कहते हैं कि अगर मॉर्गेज और चार्ज 30 डेज के बाद रजिस्टर्ड होना हो तो करवा लो, लेकिन अगर वो उससे पहले किसी और की फेवर में रजिस्टर्ड हो चुका, तो फिर याद रखना उसी का हक होगा। यानी कि सीएफई ने एचबीएल से लोन लिया और आपने बिल्डिंग नंबर 1 के ऊपर मॉर्गेज क्रिएट कर दिया, ये 30 डेज गुजर गए, मॉर्गेज रजिस्टर्ड नहीं हुआ। उसने क्या किया, सीएफई ने इसी दौरान किसी और यूपीएल से लोन दिया, इसी बिल्डिंग के ऊपर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट किया और उसकी फेवर में रजिस्टर्ड हो गया। अब इसको होश आई कि मैं जाकर रजिस्टर कर लूं, अब ये रजिस्टर नहीं होगा इसकी फेवर में। याद है ना, पावर ऑफ रजिस्ट्रार। कब कब रजिस्ट्रार खुद खुद भी मॉर्गेज और चार्ज को वो सेटिस्फाई कर सकता है, ये बहुत अहम है, ये इंतहाई अहम है। रजिस्ट्रार की पावर बताओ, कब कब वो मॉर्गेज को खुद सेटिस्फाई कर सकता है कंपनी की तरफ से इंटीमेशन के बगैर भी। फिर बच्चे, अगर तो उसको अपने पक्के सोर्सेस से पता चल जाए कि कंपनी ने लोन वापस कर दिया है,
तो वो मॉर्गेज और चार्ज को सेटिस्फाई कर देगा, या उसको पक्के सोर्सेज से पता चल जाए जिस जिस एसेट के ऊपर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट किया था, अब वो एसेट कंपनी का हिस्सा रहा ही नहीं है, वो डिस्ट्रॉय कर गया, बेच दिया कंपनी ने, वो अब है ही नहीं कंपनी के पास, अगर उसको ये खबर मिल, तो वो क्या कर देगा, हाँ मॉर्गेज और चार्ज को सेटिस्फाई कर देगा, अगरचे उसको कोई खबर नहीं मिली, कंपनी ने नहीं दी, लेकिन उसे खुद ही कर दिया। ये पूछेगा, फिर बता रहा हूँ। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर, यही अभी हमने डिस्कस किया था, रेक्टिफाई करने का वही तरीका है जो हमने डिस्कस किया था। अगर कोई गलती पता चले तो आप क्या कर दो, 30 डेज के अंदर अंदर उसको रजिस्ट्रार को बता दो। मॉडिफिकेशन ठीक हो गया ये सारा, ऑर्डर बाय द कमीशन। अच्छा एक चीज और चीज देखिएगा, अगर आप मॉर्गेज और चार्ज को कोई रेक्टिफिकेशन वगैरह के लिए जाएं, लेकिन रजिस्ट्रार आपको इनकार कर दे, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप एससीसीपी को अप्लाई कर सकते हो, सर इस मॉर्गेज और चार्ज को रजिस्टर करने की इजाजत दीजिए। अब एससीसीपी क्या करेगा, आपको इजाजत दे देगा, लेकिन एससीसीपी को कुछ रीजन भी तो दिखाने पड़ेंगे ना, किन रीजन की बेस पे वो मॉर्गेज और चार्ज को आपको कह सकता है कि इसको चलो, अगरचे आपने ड्यू डेट के अंदर उसको जो करवाना था, रजिस्टर करवाना था, नहीं रजिस्टर करवाया, ऊपर की सारी बातें, आपने 30 डेज में रजिस्टर करवाना था, नहीं करवाया, आपने 30 डेज में सेटिस्फेक्शन जमा करवाने थे, नहीं करवाई, आपने 30 डेज में रेक्टिफिकेशन सही करवाने थे, नहीं करवाई। अगर इस तरह की गलती हो गई हो तो फिर इस गलती को कैसे सुधारोगे, एससीसीपी के पास अप्लाई कर। अगर एससीसीपी फिर क्या करेंगे, एससीसीपी के सामने कुछ रीजन लेके जाने, सर ये जो हम नहीं करवा सके ये एक्सीडेंटल था, बगैर बेजरर गलती थी सर, इससे नुकसान किसी का नहीं हुआ, ये लेकिन हमसे गलती हो गई, हम इसको दोबारा रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं। और सर दूसरे नंबर पे, इज नॉट ए नेचर ऑफ प्रेजुडिस द पोजीशन ऑफ क्रेडिटर, इससे जो हमारा क्रेडिटर है उसकी पोजीशन को भी नुकसान नहीं पहुंच रहा और ना ही शेयर होल्डर का। और सर कोई और रीजनेबल वजह, यानी कि अगर मॉर्गेज और चार्ज सेटिस्फाई ना करवा सके हो टाइम पे, उसको रजिस्टर ना करवा सके हो, उसकी करेक्शन सही ना करवा सके, तो फिर आप क्या करोगे, एससीसीपी के पास आओ। 30 दिन गुजर के मॉर्गेज और चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ, फिर क्या होगा, आगे वो पूछेगा आपसे, फिर हम कहेंगे हम एससीसीपी के पास जा सकते हैं। एससीसीपी के पास किस बेसिस पे जाओगे, ये बेसिस लिखो, सर एक्सीडेंटल, सर कोई ऐसी वजह थी जो जिसको बता सके, सर हमने तो सब कुछ बना लिया था, उसके बाद आग लगी सर, वो सब कुछ जल जुल गया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जल गए, तो हमें उसको फिर बनाने में टाइम लगे, तो कोई भी वजह, तो और सर इससे किसी का नुकसान भी नहीं होगा अगर आप अभी इजाजत दे देंगे, यानी कि ऑलरेडी मॉर्गेज और चार्ज किसी की फेवर में रजिस्टर्ड हो चुका है, ऐसा भी कुछ नहीं। और सर बाकी अगर कोई और रीजनेबल हो जाए, ऑर्डर बाय द कमीशन, फिर कमीशन क्या कर देगा उसको, अगर तो वो नहीं करवा सके थे टाइम पे, उसकी टाइम एक्सटेंड कर देगा। अगर वो कोई मान लो कि कोई गलती होगी, ओमिशन और स्टेटमेंट बी रेक्टिफाइड के उसको रेक्टिफिकेशन करवानी है तो रेक्टिफिकेशन करवा देगा, और साथ वो बता देगा कि कितनी कॉस्ट वगैरह आपने जमा करवानी है। प्योर राइट्स नॉट टू बी इफेक्टेड, यानी कि अगर मॉर्गेज और चार्ज पहले ही किसी की फेवर में रजिस्टर्ड हो गया हो और बाद में आप अपने नाम पे करवा लें, तो पहले वाले के राइट्स अपनी जगह पे कायम, पहला हक उसी का है, याद रखोगे इसको। रिकॉर्ड एंड रजिस्टर, मॉर्गेज और चार्जेस के मेरे बच्चे रिकॉर्ड और रजिस्टर्ड भी बना के रखना, जितने कंपनी के एसेट्स के ऊपर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट होंगे उनका सबका एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना, और उसमें क्या कुछ होगा उस डॉक्यूमेंट्स में, हर इंस्ट्रूमेंट जैसे मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट है वो भी, और टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह सारी लिख रखी है। कंपनी रजिस्टर ऑफ मॉर्गेजेस ठीक हो गया, वो यही हमने डिस्कस किया अभी। ओपन टू इंस्पेक्शन, ये मॉर्गेज और चार्ज का रजिस्टर अगर कोई देखना चाहे, हर मेंबर और क्रेडिटर बगैर फीस के, देखो ये मॉर्गेज और चार्ज में क्रेडिटर भी रखा हुआ उसने, हर मेंबर और क्रेडिटर बगैर फीस के ये मॉर्गेज और चार्ज का रजिस्टर दे सकता है कंपनी का। लेकिन मेरे बच्चे अगर कंपनी इनकार कर दे तो वो रजिस्ट्रार को अप्लाई करेगा, रजिस्ट्रार क्या करेगा, कंपनी को डायरेक्शन देगा, इस मॉर्गेज और चार्ज का रजिस्टर इस बंदे को इंस्पेक्ट करो। तो ये मेरे बच्चे एक छोटा सा चैप्टर था। ओके सर, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इसी टाइम पे, लेकिन हो सकता है क्लास थोड़ी सी लंबी चले, मे बी, क्योंकि चैप्टर नंबर अब 8वां आपको पता है वही बड़ा है, 9वां 10वां 11वां वो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी वो तो अभी तसल्ली से करना है, मतलब शायद परसों तक चले ही जाएंगे, चलें देखेंगे।